Hello students, welcome to Edupodium classes. Today's topic for the class is real numbers. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक जो है रियल नंबर्स उसकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आप सबसे कि व्हाट इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, मतलब वो नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर रियल नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हमें देखना है कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूं कि रियल नंबर्स दे कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब देखो क्या समझ में आया, इससे समझ में आया हमें कि रियल नंबर है, मान लो ये, तो रियल नंबर एक्चुअली में दो पार्ट्स में है, एक है रेशनल नंबर का और दूसरा है इरेशनल नंबर्स का। ओके, अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो इसको आसान बनाने के लिए मैंने इस टॉपिक को इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर रियल नंबर्स ये बॉक्स के अंदर हैं और ये रेशनल नंबर्स है और ये इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी है। अब हमें ऑब्वियसली पता है कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? The numbers which are obtained by dividing two integers, they are called rational numbers, and the condition is q cannot be 0. Q should not be equal to 0. Okay. अब रेशनल नंबर्स का ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब देखो इसके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स मैंने बनाए, इसका मतलब रेशनल नंबर की भी सब कैटेगरीज हैं बहुत सारी। तो देखिए रेशनल नंबर के अंदर सबसे पहली सब कैटेगरी दे रखी है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स, तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिनके नेगेटिव भी हम उस नंबर लाइन पर यूज करते हैं, दे आर इंटीजर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स में +2, -2, 0, 1, +1, ये सब जो भी हैं ये दे ऑल आर इंटीजर्स। अब इस इंटीजर के अंदर आया होल नंबर। क्या आया नेक्स्ट कैटेगरी? होल नंबर। तो स्टूडेंट्स होल नंबर क्या होते हैं? वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है, मतलब जीरो से लेके स्टार्ट होने वाले नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब। एंड होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय W। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम होल नंबर को? W से। ओके, द नेक्स्ट पार्ट लास्ट इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिस इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो स्टूडेंट सबको पता है, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4। बेसिकली जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, राइट? और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। आई होप आप लोगों को अभी तक ये क्लियर हुआ हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो रियल नंबर से हमने स्टार्ट किया। रियल नंबर के दो पार्ट्स पता चले हमें, रेशनल एंड इरेशनल। उसमें फिर हम रेशनल में जब आए तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, फिर इनके के अंदर की सब कैटेगरीज बताई, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे देखिए, नेचुरल नंबर सबसे पहले हमें पता है काउंटिंग नंबर होते हैं, फिर उन काउंटिंग नंबर्स में अगर मैं 0 भी ऐड कर दूं तो वो हो गए होल नंबर्स। अब मैं उसमें अगर नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूं होल नंबर्स में तो हो गए इंटीजर। और कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम, कोई भी ऐसा इंटीजर जिसको हम
दो इंटीजर्स के डिवीजन से रिप्रेजेंट कर सकें, वो होते हैं रेशनल नंबर्स। एंड स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम यहाँ पर इर्रेशनल की कैटेगरी में, क्योंकि अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा ना इर्रेशनल कौन से होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि ये पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो पाई, √2, √3, √5, ये सब हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इस रियल नंबर के चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो है इक्लुड डिवीजन लेमा। इक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो स्टूडेंट्स ये क्या है? देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग, और ये बहुत इजी है, केवल थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ ये क्या बताना चाह रहा है आपको, और बस आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। देखिए इसमें सबसे पहले जो लिखी हुई है वो इसकी थ्योरम की मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। ये स्टेटमेंट आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ये एक्चुअली में क्या चीज है। अब उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको चाहती हूँ कि आप ये पजल है बोर्ड पे सामने, आप इस पजल को पढ़ें और इसका क्या मीनिंग है ये समझें। तो देखिए स्टूडेंट्स, पजल क्या कहता है? पजल कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्रेडर है एंड ही वॉज मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग्स। एक सेलर है, वो एग्स बेच रहा है। An idol who didn't have much work to do started to get the trader into a worldly duel. This grew into a fight. He pulled the basket with eggs and dashed it on the floor. The eggs broke. The trader requested the panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs. The panchayat asked the trader how many eggs were broken. He gave the following response. अब देखो क्या बताया इसमें। इसमें बताया कि एक बंदा है, वो अपने एग्स बेच रहा है। एक खाली आदमी आया, उसके पास कुछ काम नहीं था, तो वो उससे बहस करने लगा। उन दोनों की लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई में उस बंदे ने उनके सारे एग्स की जो बास्केट थी वो खींची, और सारे के सारे एग्स जो हैं वो फ्लोर पे गिर गए। अब जो ट्रेडर है उसने पंचायत बुलाई और कहा कि मेरा जो नुकसान हुआ है उसके पैसे ये बंदा देगा। अब पंचायत में पूछा गया कि भाई बताओ कितने अंडे टूटे। तो जो बंदा था, जो वो एग्स बेच रहा था, जो ट्रेडर था, उसने क्या कुछ ऐसा रेस्पॉन्स दिया। क्या रेस्पॉन्स दिया उसने? उसने कहा कि अगर आप पेयर में काउंट करोगे मेरे अंडे तो एक बचेगा खाली। अगर आप तीन के ग्रुप बनाओगे तो दो अकेले रह जाएंगे। अगर आप चार के ग्रुप बनाओगे तो 3 रह जाएंगे। अगर आप 5 के ग्रुप बनाओगे तो 4 रह जाएंगे। अगर आप 6 के ग्रुप बनाओगे तो 5 रह जाएंगे। और अगर आप 7 का ग्रुप बनाते हो तो कुछ भी नहीं बचेगा। और उसने एक कंडीशन बताई, उसने कहा मेरी बास्केट में 150 से ज्यादा अंडे आ भी नहीं सकते। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एग्स है दैट इज लेस देन 150। ये सिचुएशन उसने हमको एक्सप्लेन कर दी पहले ही। तो चलिए इस पजल को देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ एग्स बी ए। हम मान लेते हैं कि भाई उसके पास ए अंडे थे, और ए की सिचुएशन क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू 150। ये उसने कंडीशन बता दी हमें कि भाई मेरी टोकरी में जो है 150 से ज्यादा अंडे आ नहीं सकते। फिर उसने कहा कि नीचे से शुरू करते हैं। उसने कहा कि अगर आप 7 में काउंट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ एग्स है वो 7 का मल्टीपल है, तभी तो रिमाइंडर 0 है ना, कुछ भी नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 7p, p कोई नेचुरल नंबर हमने ले लिया, प्लस 0, क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। ये कब है? जब हम 7 पे काउंट कर रहे हैं, राइट। अब इसी चीज को अगर मैं क्या बोलूं कि हम 6 पे काउंट कर रहे हैं तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस, लेकिन कितने रिमेनिंग हो रहे हैं 6 पे? 5 हो रहे हैं, q एक नेचुरल नंबर ले लिया हमने, राइट। फिर उसने कहा कि अगर हम 5 में लेते हैं तो a इज इक्वल टू 5 में कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। a इज इक्वल टू 5
W प्लस 4, राइट, ऐसा हो सकता है ना। नेक्स्ट, फिर उसके नीचे क्या मान ले हम, अगर हमने बोला कि भाई 4 में काउंट करा उसने, तो 4s प्लस 3, राइट, ये सिचुएशन हो जाएगी। फिर उसने बोला कि अगर हम 3 में काउंट करें तो a इज इक्वल टू 3t प्लस 2 हो जाएगा, राइट। अब लास्ट सिचुएशन क्या बचेगी भाई, यहाँ पे लास्ट सिचुएशन बची 2 वाली, पेयर में अगर हम काउंट करें तो a इज इक्वल टू 2u प्लस 1, ये सिचुएशन बचेगी ना स्टूडेंट्स, क्लियर। तो यानी कि हमने देखा हर एक केस में क्या हो रहा है, a तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, b हमें एक दूसरी वैल्यू मिल रही है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू हो रही है ये 7 6 5 4 3 2, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें रेस्पेक्टिवली 0। अगर मैं ये बोलूं कि एक वेरिएबल हमें a है हर केस में, b हर केस में क्या है हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एग्जाम्पल 7 6 5 4 3 2, यही तो मिला हमें। और रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें, 7 वाले केस में तो 0, फिर 6 वाले केस में 5 4 3 2 1, ये रेस्पेक्टिवली है सब, है ना। एंड दे ऑल आर, जो आर है वो क्या हो रहा है, आर की कंडीशन क्या है, आर इज लेस देन बी है, यहाँ पे देखो आर लेस देन बी है ना, आर इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी। तो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। देखो जो मैंने स्टेटमेंट यहां लिखी है क्या है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equals to b into q plus r and the condition is r is less than b, और r 0 भी हो सकता है जैसे कि इस सिचुएशन में हुआ है। तो दिस इज व्हाट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको हमने बोला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब स्टूडेंट्स इसका यूज क्या है, आप मुझसे पूछेंगे कि भाई हमने इतना लंबा चौड़ा ये सब पढ़ा, इसका क्या यूज है। तो देखिए इसका यूज है स्टूडेंट्स, हम इसके को यूज करके हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। अब क्योंकि देखो क्या हमने पहले तो जो HCF पढ़ा हमने छोटे छोटे नंबर का पढ़ा, तो वो तो हम डिवीजन मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट अगर आपको बड़े दो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स मिलेंगे कोई, तो आप कोशिश करेंगे कि आप ये इसकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट जो अब देखेंगे वो यही होगा कि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे और उसका यूज करके फिर हम HCF निकालेंगे। चलिए ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब स्टूडेंट्स यहाँ स्टेप्स लिखे हैं, थ्योरी है, बट थ्योरी से पहले मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझा पाऊं प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन लेके कि कैसे होगा। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो इंटीजर हैं, वन इज 455 एंड द अदर इज 42, और हमें इसका HCF निकालना है इन नंबर्स का। तो देखिए हम जो भी बड़ा है इंटीजर उसको कंसीडर करेंगे, विल स्टार्ट विद दिस। तो 455 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 455 को 42 इंटू 10 प्लस 35, राइट। देखो 420 प्लस 35 बिकम्स 455, राइट। अब हम कंसीडर करेंगे 42 है यहाँ पर और रिमाइंडर 35 है, तो हम अप्लाई करेंगे 42 पे, ठीक है। 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 35 इंटू 1 प्लस 7 लिख सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अब हम, नेक्स्ट हम कर सकते हैं 45 इंटू, नेक्स्ट लिख सकते हैं हम क्या, 35 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अब देखो जैसे ही हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, इससे आगे हम नहीं करेंगे,
तो इसका मतलब ये जो है नंबर, दिस पर्टिकुलर नंबर इज द रिक्वायर्ड HCF। जैसे ही हमें मिल जाएगा जीरो रिमाइंडर, ये जो डिवाइजर होगा ये हमारा HCF होगा। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या हो गया? 7 इन दोनों नंबर का HCF हो गया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब ये क्वेश्चन हुआ कैसे, ये कैसे सॉल्व हुआ, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की कैसे हेल्प मिल रही है यहाँ पे हमें, वो हम देखते हैं। यही वो सिचुएशन है देखो जो अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो ये B है यहाँ पर, ये Q है और ये R है और ये A है यहाँ पे हमारा, ठीक है। और हमें ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये हमें तब तक लगाते रहना है जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए। और जैसे ही रिमाइंडर जीरो मिले, जो डिवाइजर होगा यहाँ पे उस स्टेज का, वो रिक्वायर्ड HCF होगा, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अभी आपके लिए। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें HCF जिन नंबर्स का निकालना है उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया दिस 12576 इज ग्रेटर देन 4052। ओके, तो सबसे पहले हमें डिवीजन लेमा लगानी है, तो हम इसको इसके टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12576 कैन बी रिटन एज 4052 इंटू 3 प्लस 420। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया, 420 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम फर्दर लगाएंगे किन दोनों के बीच में, 4052 और 420 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272। नाउ अगेन क्या 272 तो भाई जीरो नहीं हुआ अभी तक, तो अब फिर से यही फंडा लगाना पड़ेगा किसके बीच में, 420 और 272 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। क्लियर, फिर से जीरो नहीं है अभी, तो अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे। तो इसको 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो क्या होगा, 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। करेक्ट। अब फिर से लगाएंगे इन दोनों के बीच में, तो दिस बिकम्स 124 इक्वल्स 24 इंटू 5 प्लस 4। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब फिर से जीरो नहीं आया तो इन दोनों का यूज करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 24 कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब हमें रिमाइंडर जीरो मिल गया, और जैसे ही हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो जो भी डिवाइजर होगा यहाँ पे वो HCF होगा इन दोनों नंबर का। तो इन दोनों नंबर का HCF हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, HCF ऑफ 4052, 12576 इज इक्वल्स टू 4। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो कैसे हम इसको कर रहे हैं। अब इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो सॉल्व करते हैं हम। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी है। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. वो ऐसे रखना चाहते हैं कि दोनों जितने भी स्टैक बने उनमें सेम नंबर आए, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, और जगह भी कम ले। तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर दैट दे कैन प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो उन्हें आपको बताना है कि ऐसी कैसा कोई एक नंबर हम चूज करें जिसपे इनकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए, कि ये चाहते हैं कि एरिया भी कम लें और जो भी स्टैक में बर्फी रखी जाए वो सेम नंबर में हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम
हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं, बट उससे पहले हम इसको सिस्टमैटिकली करेंगे तो हमें HCF निकालना चाहिए 420, 130 का, ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ बर्फीज एक स्टैक में कितनी हो सकती हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टैक्स विल देन बी द लीस्ट, और स्टैक जो बनेंगे वो सबसे कम होंगे और स्टैक में बर्फी जो रखी जाएगी वो मैक्सिमम होगी। तो चलिए अभी हमने इक्लिप्स एल्गोरिथम पढ़ी थी वही यूज करते हैं। तो 420 को हम 130 के टर्म्स में अगर लिखें तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो अब इन दोनों का यूज करेंगे। तो 130 को 30 के टर्म में लिखने के लिए 30 इंटू 3 4 प्लस 10, करेक्ट। अब फिर से 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 के टर्म में 10 इंटू 3 प्लस 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला तो हमारे पास मिल गया HCF। HCF क्या हो गया यहाँ पे, HCF हो गया यहाँ पे 10, और जैसे ही HCF 10 हुआ तो हम लिख सकते हैं कि स्वीट सेलर को कितने के स्टैक बनाना चाहिए, स्टैक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फी, उन्हें बनाना चाहिए stacks of 10 for both kinds of बर्फी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। इसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेके एक्सरसाइज 1.5 तक का सबका सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलेगा। थैंक यू।